डियर स्टूडेंट, आज परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस में जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनका मैं बहुत ही स्वागत करता हूं। हरियाणा पलवल से प्रवीण कुमार, झारखंड रामगढ़ से सनोज कुमार, मध्य प्रदेश छतरपुर सचिन, उत्तर प्रदेश शामली से शेखर गिल और मध्य प्रदेश भोपाल से शिव कुमार। आप सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत स्वागत है। ये परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस का चैनल है जो पिछले 32 ईयर से आप लोगों के लिए बराबर क्लास लेता आ रहा है और इसमें जो क्लास है वो ऑनलाइन आप लोग की चलती है। इसके साथ साथ आप लोग को इसमें क्लास ख़त्म होने के बाद इसके रिकॉर्डेड क्लास भी आप लोग को भेजे जाएंगे वीडियो फॉर्म में, और आप लोग को इसके रिलेटेड जो नोट्स होते हैं वो भी दिए जाएंगे। और जो आप लोग के क्लास ख़त्म होती है बीच बीच में फिर आप लोग के टेस्ट होते हैं। टेस्ट के क्वेश्चन वही होते हैं जो जुडिशरी में, एपीओ में या जनरल स्टडीज़ के पैटर्न पर आता रहता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे स्टडी करना है, क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इसको बहुत ध्यान से पहले आज आप लोग समझिए। देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्वेश्चंस आते हैं इसके जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें आर्टिकल्स, जो हम लोग के संविधान में आर्टिकल्स दी गई है जिसको हम लोग अनुच्छेद कहते हैं, जो इसमें शेड्यूल्स दिया गया है जिसको हम लोग अनुसूची कहते हैं, इससे तो क्वेश्चंस आते ही हैं। इसके बाद पार्लियामेंट के द्वारा जो टाइम टू टाइम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, जैसे 105 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो केस लॉज होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। और इसके साथ साथ एग्जामिनर आप लोग के लिए इन सब के साथ साथ और ऐसा क्वेश्चन क्या देते हैं वो आप लोग समझ जाइए। पहला आता है टेबल। 2 टेबल दी रहेगी, टेबल ए टेबल बी। उन दोनों टेबल से आपसे बोला जाएगा मैच करिए। एक टेबल में जो दिया रहेगा दूसरे टेबल में वो डिसऑर्डर में रहेगा। उन दोनों टेबल को आपसे बोला जाता है कि आप इसको मैच करिए। तो समय आपको उतना ही मिलेगा जितना कि सिंपल क्वेश्चन करने के लिए मिलता है, उतना टेबल वाले के लिए भी मिलेगा। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं जुडिशरी में, एपीओ में, वो आता है स्टेटमेंट रीजन। स्टेटमेंट रीजन का मतलब होता है कथन कारण। देखो, ये क्वेश्चन वही स्टूडेंट कर पाता है जिसकी बहुत ही अच्छी तैयारी रहती है, क्योंकि स्टेटमेंट रीजन का क्वेश्चन कोई, गुड इवनिंग, स्टेटमेंट रीजन का क्वेश्चन, कथन कारण का प्रश्न, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट बुक से नहीं आता, किताब से नहीं आता, न बेरेक्ट से आता है। हम आपको बताते चलेंगे कैसे कैसे उसको सॉल्व करना है। उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी करेंगे तो आप लोग को उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो देखो, कुछ क्वेश्चन तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत ही सरल एग्जामिनर पूछते हैं, बहुत इजी। जैसे अभी बिहार जुडिशरी का एग्ज़ाम हुआ 4 जून को। इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अध्यादेश जारी करते, ऑर्डिनेंस, आर्टिकल 123, याद है, बहुत बार हम बोलते रहते हैं आप लोग के लिए, 123। ये पूछा गया था कि जो ये प्रेसिडेंट की पावर है ऑर्डिनेंस जारी करने की, ये पावर कैसी है? क्या उनकी जुडिशियल पावर है, क्या उनकी एग्जीक्यूटिव पावर है, क्या उनकी लेजिस्लेटिव पावर है, या क्वासी जुडिशियल है? आया था? क्या टिक लगाया सोनू जी? विधायी। विधायी। चलो, वेरी गुड। आप लोग से हमको बिल्कुल यही उम्मीद थी। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है। आप लोग को बताया गया था कि जब संसद क्या होती है, सेशन में नहीं होती, और जब संसद सेशन में नहीं होती, यानी जिसको कहते हैं संसद का विश्रांत काल, उस बीच में अगर देश के लिए कोई कानून बनाने की ज़रूरत पड़ती है तो जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको आर्टिकल 123 में पावर दिया गया है, और वो पावर को यूज़ करते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स। केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, जो 6 महीने के लिए होता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये सब नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा कि ये जो प्रेसिडेंट की पावर है ये कौन सी पावर है? तो पावर थी ये विधायी, लेजिस्लेटिव।
इसमें अगर आपको आता है आंसर, मात्र 10 से 12 सेकंड में आप कर लेंगे। इसी प्रकार एक क्वेश्चन आया कि जो नेशनल इमरजेंसी होती है, राष्ट्रीय आपात जो नेशनल इमरजेंसी है, उसमें शुरू में 3 वर्ड्स जोड़े गए थे, युद्ध, वार। याद आ रहा है? युद्ध जोड़ा गया था। यस सर। हाँ, और इसके बाद आंतरिक अशांति, बाह्य आक्रमण। वायु आक्रमण। तो उन्होंने ये नहीं पूछा, उन्होंने ये पूछा कि जो एक शब्द और नया जोड़ा गया है, सशस्त्र विद्रोह, अगर आर्मी एग्रेसिव हो जाती है, ये कब जोड़ा गया? कब जोड़ा गया ये? संविधान संशोधन 44th इन द प्राइम मिनिस्टर। इंदिरा गांधी। नो नो नो, इंदिरा गांधी के बाद 42 में थी। मोरारजी देसाई। हाँ, मोरारजी देसाई। ईयर मोरारजी देसाई। ईयर 1978। 1978। 78। तो आपको लगाना था 44वां संविधान संशोधन। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस आगे भी आपको यूपी जुडिशरी में, हरियाणा के जुडिशरी में, राजस्थान के जुडिशरी में, मध्य प्रदेश के जुडिशरी में, छत्तीसगढ़ के जुडिशरी में भी आएंगे। तो ये क्वेश्चन, ये आप जान लेना कि अगर आपने कर लिया तो बहुत बड़ी आपने वाहवाही नहीं पाली, ये नोट कर लो। क्योंकि जो सिलेक्टेड होने वाले स्टूडेंट, वो सबको ये आता है। और सिलेक्टेड के परसेंटेज कितने होते हैं? बिहार में कितने स्टूडेंट बैठे थे? बिहार स्टेट में कितने स्टूडेंट अपियर हुए? 38,000 कुछ बोल रहे थे लोग। देखो, टोटल 42,000 थे, 20-22,000 के आसपास ने एग्जाम दिया है। ठीक, तो 22,000 में 155 पोस्ट है, 1550 लोग को होना है। तो वो 1550 लोगों को ये क्वेश्चन आता है जो आपको आता है। रही बात ये, अब वो कौन से क्वेश्चन है जिसको हम और करें ताकि हम भी 1550 से बाहर ना होने पाए। वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या आता है, जैसे उन्होंने थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया। डिफ़िकल्ट ये कर दिया, पूछा जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है, क्यूरेटिव पिटीशन जिसको कहते हैं दोषहारी याचिका। ये ध्यान रखिएगा कि जो निर्भया का केस हुआ था दिल्ली वाला, उसमें जो उनके एडवोकेट थे प्रोसिक्यूशन के, कोई मिस्टर AK सिंह नाम के थे, उन्होंने इसको खूब यूज़ किया क्यूरेटिव पिटीशन को। उसी समय से ये पॉपुलर हुआ है, और ऐसा पॉपुलर हुआ है कि उसके बाद से रेगुलर आप लोग के एक जुडिशरी में आ रहा है। अभी हमने देखा कि हायर जुडिशरी में आया, APO में आया, जुडिशरी में आया, और अभी और आएगा ये। तो ये क्यों पॉपुलर हुआ, कैसे पॉपुलर हुआ? तो देखो, जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है, जिसको हम लोग कहते हैं दोषहारी याचिका, ये आर्टिकल 142 से जुड़ा हुआ है, अनुच्छेद 142 से। आर्टिकल 142 में क्या है? देखो, जो क्यूरेटिव पिटीशन को पावर मिला है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने केस लॉ में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस डिसाइड किया था, अशोक हुर्रा का केस। अशोक हुर्रा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया था कि जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पार्डन की पावर समाप्त हो जाए, जब राष्ट्रपति के क्षमादान देने की शक्ति समाप्त हो जाए, इसके बाद भी अगर वो कन्विक्टेड पर्सन यानी दोषी व्यक्ति चाहे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में रिट ला सकता है। उस रिट का नाम दिया गया है क्यूरेटिव पिटीशन। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था? 5 प्रकार के रिट पढ़ा था। IBS कार्पस मैंडेमस पढ़ा था। एक आप लोग को और भी हमने पढ़ाया था, PIL की रिट पढ़ाया था। यस सर। एक बार आ जाओ और आप जान लो क्यूरेटिव पिटीशन। तो जो क्यूरेटिव पिटीशन होती है, ये दोषहारी याचिका अनुच्छेद 142 में आती है। अशोक हुर्रा के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डिसीजन दिया। और ये क्यूरेटिव पिटीशन तब आएगा जब किसी सजा वाले व्यक्ति के क्षमादान को राष्ट्रपति से भी क्षमादान न मिले, यानी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तो कौन सी परिस्थिति उत्पन्न होती है? इनहेरेंट, अंतर्निहित शक्ति। तो ये अंतर्निहित शक्ति दी गई है क्यूरेटिव पिटीशन में, आर्टिकल 142 में। ये बिहार जुडिशरी में आप लोग के क्वेश्चन आए थे। हम चाह रहे थे कि जिस दिन हम फर्स्ट डे क्लास लेंगे, उस दिन हम आप लोग को एक एक क्वेश्चन को एनालाइज करा देंगे, क्योंकि हड़बड़ी में आंसर बताने से कोई फायदा नहीं। आया था आप लोग के एग्जाम में? इसका आंसर है आर्टिकल 142। इसके साथ
एक क्वेश्चन और आप लोग के लिए आया था कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, जिसमें हम लोग के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहे स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्री होती है, जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर आते हैं, ये कितने हो सकते हैं? तो 91 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, 91 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम था, जिसमें ये कहा गया है कि लोकसभा की, नोट करो, लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ की 15% से ज़्यादा कभी भी कैबिनेट नहीं फॉर्म होगी, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, यानी प्राइम मिनिस्टर प्लस काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री प्लस संपूर्ण मंत्रिपरिषद की जो संख्या होगी वो लोकसभा के 15% से ज़्यादा नहीं होगी। इसके पहले क्या होता था, 20%, 25% लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता था, उस पर लगाम लगाई गई, रोक लगाया गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं कहा गया, स्टेट गवर्नमेंट को भी कहा गया। और यह ध्यान रखिएगा, अगर स्टेट का मैटर है तो चीफ मिनिस्टर के साथ, सेंट्रल का मैटर है प्राइम मिनिस्टर के साथ। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91। ठीक, ये क्वेश्चंस आप लोग के बिहार के जुडिशरी में आया था। फिर एक क्वेश्चन आया था कि जो आर्टिकल 12 है, अनुच्छेद 12, जिसमें डिसाइड किया गया है कि राज्य क्या होता है। आप लोग को बताया गया था राज्य 4 यूनिट से मिलकर बनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस पार्लियामेंट, केंद्र सरकार तथा संसद। दूसरा बताया गया स्टेट लेजिस्लेटिव प्लस स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल। तीसरा लोकल गवर्नमेंट, लोकल में क्या आता है, रूरल गवर्नमेंट, अर्बन गवर्नमेंट, टाउन एरिया और कैंटोनमेंट एरिया। और फोर्थ में आता है अदर अथॉरिटी, अन्य प्राधिकारी। तो ये पूछा गया, अन्य प्राधिकारी से पूछा गया था प्रश्न। उसमें एयर इंडिया दिया गया था, LIC दिया गया था, तो क्या नहीं था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, BCCI। जो BCCI, ये ध्यान रखिए कि स्टेट में नहीं आता, ये स्टेट के सब्जेक्ट में नहीं आता। फिर आप लोग से पूछा गया था जो पूर्व निर्णय होता है, प्रेसिडेंट होता है, जिसको केस लॉ हम लोग कहते हैं, और केस लॉ देने की पावर केवल 2 लोगों को है, ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जो प्रेसिडेंट है वो किस आर्टिकल से जुड़ा हुआ, जो पूर्व निर्णय होता है वो भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से जुड़ा, 141, 141, 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय संपूर्ण भारत में माना जाता है, केवल सुप्रीम कोर्ट स्वयं अपने निर्णय से बाध्य नहीं है। ये आप लोग के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। इसी प्रकार आप लोग से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो पूर्व निर्णय पर कौन सी रिट लागू नहीं होती, जो प्रेसिडेंट होती है उस पर कौन सी रिट लागू नहीं होती, मैंडमस, परमादेश, हैबियस कार्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ओवारेंटो, अधिकार प्रच्छा। तो इसमें से कौन सी लागू नहीं होती, हैबियस कार्पस। हैबियस कार्पस कभी भी ध्यान रखिएगा वो प्रेसिडेंट पर लागू नहीं होती। फिर आया था अगला प्रश्न कि जो हैबियस कार्पस होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, बड़ा पॉपुलर है। हमने आप लोग को एक नाम बताया था कि फंक्शनल रिट, क्रियात्मक, जबल, लेकिन जबल एग्जामिनर ने इसका दूसरा रूप पूछा था, वो पूछा था केस लॉ के रूप में। किस केस लॉ में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तो वो केस लॉ था एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवाकांत शुक्ला। तो देखो ऐसे प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आए थे। आज हम कल कॉन्स्टिट्यूशन की थोड़ी सी बात कर रहे हैं, आगे और भी आप लोग को बताते रहेंगे। तो आप लोग घबरा बहुत जाते हो। जब हमने 4 तारीख के पहले 2 तारीख को 1-2 स्टूडेंटों से बात किया है, चंदन थे, इतने घबराए थे जिसकी कोई बात नहीं। देखो एग्ज़ाम में घबराए नहीं जाता, एग्ज़ाम में अगर आप घबरा जाओगे तो फिर आपका साथ कौन देगा। जो पढ़ाया जाता है ये तो हम नहीं कह सकते कि उसके बाहर का एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
क्योंकि पेपर तो एग्जामिनर बनाते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जितना पढ़ाया जाता है उससे आपका प्री ज़रूर निकल जाएगा, जितनी ज़रूरत है। तो आप लोग एक एक बात को बहुत ध्यान से सुना करिए, लिखा करिए, समझा करिए। रिकॉर्डेड क्लास आप लोग को मिलती है, उसको 1 बार 2 बार 3 बार देखिए। जो न समझ में आए उसको पूछिए। इससे ये होगा कि वो जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, आप बड़े आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका सही नाम क्या है? तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसका सही नाम क्या है? क्या नाम है इसका? भारत का संविधान। भारत का संविधान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अरे इतना तो सर को भी मालूम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ, कि भारत इंग्लिश में क्या कहेंगे? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ कहा गया है? 393 आर्टिकल 393। आर्टिकल 393। हाँ, धीरे धीरे बोलो, अगर गलत होगा सर जिम्मेदार। सही निकल गया तुक्का तो। 393 में सर, आर्टिकल 393 में। तो पहले तो आप ये लोग जान लो ये भी प्रश्न आया था। हाँ, कि जो हम लोगों का देखो रिकॉर्डेड क्लास अगर आप प्रीवियस की देख लोगे, क्योंकि देखिए हम आप लोग तो उसमें देखिएगा सब मिलेगा, आप लोग उसको देखो तो चलो जो लोग नए हैं वो नए सिरे से पढ़े। देखो जो हम लोग का पेपर है जिसका नाम है, उसको हम लोग 2 नामों से जानते हैं। हिंदी में बोलिएगा भारत का संविधान, भारतीय संविधान मत बोलिएगा, ठीक। जब इंग्लिश में बोलिएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलिएगा। अब ये क्वेश्चन उठता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है या भारत का संविधान है, ये किस आधार पर आप कह रहे हो कि ये हमारे देश का संविधान का नाम? कोई बेस होना चाहिए ना। तो वो बेस है आर्टिकल 393, अनुच्छेद 393। और ये अनेकों बार आएगा, अभी आगे के एग्जाम में अनेकों बार आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अरे बाहर एग्जाम में भी आया था ये वाला क्वेश्चन। अभी और आएगा, ठीक है ना। हाँ, जब आपके बच्चे बच्चियाँ रहेंगे उनको भी यही आएगा एग्जाम में। जब आप लोग बड़े हो जाओगे तो उनको भी आएगा, ठीक है ना। सर 30 साल से पढ़ा रहे, सब देख रहे, बराबर आता है। इसको इतना याद कर लो कि देखो फट से टिक लगा लो, ठीक। तो अब ये देखो जो भारत का हमारा संविधान है, ये 1950 में बना, 1950 में हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन बना। इसके पहले देश कैसे चलता था, क्या प्रोसेस था, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है। बाकी 1950 के बाद कैसे चला वो तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए जो हमारा देश था पहले का, आज का बात अलग है। पहले के क्या स्थिति थी, हम लोग क्या मोनार्की थी, राजतंत्र। चाहे एंशियन हिस्ट्री देखो, चाहे मेडवल हिस्ट्री देखो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री देखो, हर समय क्या था, राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है, जो राजा होता है, शासक होता है, रूलर होता है, सुल्तान होता है, सम्राट होता है, वो अपने अनुसार नियम बनाता था, अपने अनुसार शासन चलाता था। जिसका शासन लोगों को अच्छा लगता था तो लोग कहते थे अशोका द ग्रेट, अशोक महान, अकबर द ग्रेट बोलते थे ना। और कुछ शासक के नाम को लोग कहते थे उसका शासन ठीक नहीं था। तो क्यों, वो अपने मन मर्जी से चलाते थे, उनके लिए न तो कोई जुडिशरी होती थी, न कोई लेजिस्लेटिव होती थी, न एक्सिक्यूटिव होती थी। पहली बार जो रूल्स रेगुलेशन से चलने की शुरुआत हुई, वो शुरुआत होती है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी, उसके जो रूल्स रेगुलेशन थे वो ब्रिटेन के क्राउन के द्वारा बनाए गए थे, और हमारे लिए नहीं थे, वो थे कंपनी को चलाने के लिए। कंपनी के जो चेयरपर्सन होते थे उनको निर्देशित किया जाता था कि आप जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी लेके आए हुए हो, इंडिया में कैसे कंपनी काम करेगी। हम लोगों के लिए नहीं था, लेकिन उसको कहते हैं कि शुरुआत। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 1600 से लेकर 1600 ईस्वी से लेकर 1947 तो हमारा देश आज़ाद हुआ, इसको हम लोग कई पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला पार्ट इसका जो हम लोग स्टडी करते हैं